धोखा, दर्द और भयंकर बदला। स्वागत है कायदे एक्सप्लेनर्स पर। आज की मनवा में हम देखेंगे कैसे एक कमजोर लड़का बनता है दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। तिताई स्पिरिट एसोसिएशन मेडिकल सेंटर के अंदर हवा में एंटीसेप्टिक की तेज सुगंध थी और मेडिकल मशीन की हल्की आवाज थी। फैंग यी और सू चिंगयिंग जल्दी पहुंचे घायल कैप्टन को ढूंढने। वो उन्हें एक शांत हल्के नीले कॉरिडोर में मिली, इंतजार करती हुई। चैन रुओ छोटे बिखरे हुए गहरे बालों वाली एक जवान औरत हिम्मत और थकान का एक उदाहरण थी। उसके चेहरे के कुछ हिस्सों पर और हाथ पैरों पर मोटे सफेद पट्टियां लिपटी हुई थी जो हाल ही में हुए जख्म को दिखा रही थी। अपना नाम सुनकर वो तेजी से घूमी। थकान के कारण उसकी हरकत थोड़ी अजीब थी। ये साफ गर्म आवाज सू चिंगयिंग की थी जो फैंग यी के साथ आई थी। चिंगयिंग, चैन रुओ ने जवाब दिया। उसके थके हुए चेहरे पर सच्ची राहत दिखी। उसने खुशी से सू चिंगयिंग को देखा, फिर उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो उसके बगल में शांति से खड़ा था। चैन रुओ ने फैंग यी को देखा, उसके शांत जज्बे को देखते हुए, और डर कर उसकी पहचान पूछी। सू चिंगयिंग आगे बढ़ी, उस बदलाव को आराम से समझते हुए। रुओ, ये फैंग यी है, ताइथाई सिटी के सीलर और कैप्टन। कैप्टन फैंग यी, ये चैन रुओ है, यूए सिटी की कैप्टन। चैन रुओ ने तुरंत और पूरी तरह से पहचान लिया। उसकी पेशेवर शांति जल्द ही घबराहट और जरूरत में बदल गई। अपनी आदत से मजबूर होकर उसने फैंग यी के हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ उनके हाथ के खिलाफ थोड़ी गीली और रूखी थी। उसने उन्हें अपने करीब खींच लिया। उसकी आवाज नीचे चली गई और उसने मदद के लिए बेचैनी से दरख्वास्त की। उसने बताया कि यूएस सिटी में हो रहा गड़बड़ ऑफिशियल जानकारी से कहीं ज्यादा खतरनाक था, जो निश्चित रूप से बताए गए A+ क्लासिफिकेशन से ऊपर था। आपको हमारी मदद करनी होगी, उसने जोर दिया। उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। उसने इतनी बड़ी तबाही को संभालने के उनके मशहूर अनुभव का हवाला दिया और ताइथाई की समस्या को लेकर उनकी चर्चा किए गए अंधेरे फुसफुसाहट का भी जिक्र किया। फैंग यी शांत रहे। उनका निरीक्षण सोच समझकर और तेज था। वो पीछे नहीं हटे, बस उनकी आंखों में देखते रहे, उनकी परेशानी और उनकी बातों की गहराई को समझते हुए। अपनी ज्यादा जिद को पहचानते हुए, जो आम पेशेवर शिष्टाचार का उल्लंघन था, चैन रुओ ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी और एक कदम पीछे हट गई। उसने जल्दी से माफी मांगी, अपनी हिम्मत को, अपनी गहरी परेशानी और उन्होंने जितना नुकसान झेला था उसका कारण बताया। शुरू में इस गड़बड़ को सिर्फ B लेवल की घटना माना गया था, लेकिन चैन रुओ ने कई पायोनियर्स के पूरी तरह से गायब होने की रिपोर्ट दी। उसका पूरा स्क्वाड खत्म हो चुका था। बैकअप टीम बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उसकी शक्तिशाली बहन भी उनमें से थी जिसे ढूंढा नहीं जा सका। फैंग यी ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया। उसका चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। उसको ये बहुत अजीब लगा कि सिर्फ B लेवल की घटना से इतना बड़ा पूरा नुकसान हो सकता है, खासकर ये देखते हुए कि आसपास के शहरों में भी आम गड़बड़ियों को संभालने के लिए काबिल पायनियर्स होने चाहिए। परेशान कैप्टन को देखते हुए फैंग यी ने एक सीधा सवाल पूछा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। क्या ये पायनियर्स, जिसमें तुम्हारी बहन भी शामिल है, सच में मर गए थे या सिर्फ लापता है? चैन रुओ ने बेबस होकर सिर हिलाया। मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है, हमने बस सबसे कांटेक्ट खो दिया। सू चिंगयिंग ने ये पहचानते हुए कि वो औरत लगभग होश खो रही है, धीरे से बीच में आई। उसने चैन रुओ के कंधे पर शांत करने वाला हाथ रखा और उसे पास की बेंच पर बैठने में मदद की। कैप्टन चैन रुओ, कृपया शांत हो जाओ और सोच समझकर बोलो। बैठने के बाद चैन रुओ ने माना, मैं क्वारंटीन लाइन के बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसलिए घटनाओं का असली कारण बिल्कुल अनजान है। उसने परेशानी के कारण अपने पट्टी बंधे हाथों को अपनी कनपट्टियों पर दबाया। उसके होठों से हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन फिर पक्के इरादे से उसने कहा, मेरा अपनी बहन के साथ एक अलग तरह का स्पिरिचुअल बंधन है और मुझे यकीन है कि उसके अंदर अभी भी जान है। वो फंसी हुई है, मरी नहीं। अचानक उसे एक जरूरी बात याद आई जिसने उसकी घबराहट को पल भर के लिए रोक दिया। वो फिर से फैंग यी की तरफ झुकी। मैं सबसे जरूरी चीज बताना भूल गई थी, आपकी तुरंत मदद पाने के लिए एक शुक्रिया का निशान। जमीन पर रखे एक पुराने झोले से उसने एक छोटा सा डब्बा निकाला। ये गहरी चमकदार लकड़ी का बना हुआ था, लगभग काला। उसने वो डब्बा उनको दिया, इस बात पर जोर दिया कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और उसकी जरूरत कितनी गंभीर है। फैंग यी ने ठंडा भारी डब्बा लिया, जबकि उसने महसूस किया कि अंदर की चीज बहुत ज्यादा बंधी हुई थी, ताकतवर सील से सुरक्षित। वो तुरंत उसके अंदर से एक ताकतवर, जानी पहचानी यांग एट्रीब्यूट एनर्जी निकलते हुए महसूस कर सकता था। उसने इस वस्तु और इसे इतनी अच्छी तरह बंद करने के खास कारण के बारे में जानकारी मांगी। ये क्या है और इसे इतनी मजबूती से सील क्यों किया गया है? उसकी जिज्ञासा देखकर चैन रुओ को साफ तौर पर हौसला मिला, ये विश्वास करते हुए कि उसकी हताश प्लानिंग सफल हो सकती है। उसने नए ध्यान से वस्तु के बारे में बताया। ये एक स्पिरिट क्रिस्टल है जो सदियों पहले शुद्ध यांग एनर्जी के एक जबरदस्त अभूतपूर्व बहाव के बाद यूएस सिटी की सबसे ऊंची चोटी पर जमने से बना था।
उसने समझाया कि इस क्रिस्टल में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ताकत है और कानूनन इसे शहर की संपत्ति घोषित किया गया था। हमारा शुरुआती इरादा इसे एक यंग एट्रीब्यूटेड पायोनियर को पालने के लिए इस्तेमाल करना था, उसने आगे कहा, लेकिन इसकी कच्ची ताकत बहुत ज्यादा थी। कई लोग जिन्होंने इसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश की वो बुरी तरह घायल हो गए। कनपुराई उंगलियों से उसने उस अजीब तरह से खुदी हुई लकड़ी के डब्बे को खोला। जैसे ही कुंडी खुली, गर्म चमकदार पीली रोशनी का एक झोंका बाहर निकला, जिससे अंदर का क्रिस्टल दिखा जो नियंत्रित ताकत के साथ धड़क रहा था। फैंग ई के बगल में खड़ी सू चिंगिंग हल्की सांस में हैरानी से बोली, इतने बड़े स्पिरिट क्रिस्टल को देखकर। वो फैंग ई की तरफ झुकी, अपनी आवाज धीमी करते हुए इसकी अत्यधिक कमी और बहुत ज्यादा कीमत पर जोर दिया। ये बहुत ही दुर्लभ है, उसने जोर दिया। जिन पायोनियर्स में कोई खास एलिमेंटल शक्ति नहीं होती, वो ऐसी क्रिस्टल्स को अब्जॉर्ब करके एक छुपी हुई एबिलिटी चालू कर सकते हैं, इसीलिए इनकी मांग बहुत ज्यादा है। फैंग ई ने पैसों की कीमत पर ध्यान नहीं दिया। उसने शुद्ध, ताकतवर यांग एसेंस को महसूस किया जो बचे हुए स्पिरिचुअल प्रदूषण से बिल्कुल साफ था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी, लगभग शिकारी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली से निकलने वाली गर्मी हल्की सी बढ़ गई जब उसने क्रिस्टल पर अपनी उंगलियां बंद की। वस्तु की सुनहरी चमक ने तुरंत जवाब दिया, उसकी एसेंस में डूब गई, उसकी कल्टीवेशन की लगातार एनर्जी की मांग को पूरा करने लगी। ये ठीक है, उसने सीधे तरीके से कहा। अब खाली डब्बा चेन रुओ की गोद में गिरा दिया। वो तुरंत खड़ा हो गया। क्या हम अभी निकलते हैं? हैरान लेकिन साफ तौर पर राहत महसूस करते हुए चेन रुओ सिर्फ रुक रुक कर सांस फूलती हुई हामी भर पाई। हाँ, ये ठीक है, हमें तुरंत निकलना होगा। उसके बाद सब लोग चल पड़े। कुछ ही मिनट में मेडिकल सेंटर की साफ जगह से वो घूमती हुई पहाड़ी हाईवे पर आ गए। उनकी गाड़ी यूएस सिटी में संकट के केंद्र की तरफ तेजी से जा रही थी। गाड़ी में बैठकर जब रास्ता तेजी से घूम रहा था क्योंकि वो नीचे के पहाड़ों में चढ़ रहे थे, फैंग ई ने चेन रुओ से घटना का पूरा बिना काटा हुआ हिसाब देने को कहा। उसने शुरुआत बताई। उसकी आवाज़ बाहर गिर रही तेज बारिश के खिलाफ धीमी थी। ये घटना लगभग 4 दिन पहले शुरू हुई थी, जब पहाड़ी इलाके के एक खास, बहुत स्पिरिचुअल क्षेत्र में अचानक सैकड़ों बिना सजाए हुए भूरे रंग के कब्र के पत्थर दिखने लगे। जिन स्थानीय लोगों को ये पत्थर मिले, उन्होंने दावा किया कि उन्हें हल्की, अंदर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, शायद दबाने की आहट। लेकिन जांच के लिए भेजे गए पायनियर्स ने उन निशानों से निकलने वाली कोई भी आम भूतिया एक्टिविटी नहीं देखी। उस क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया और उसे कम श्रेणी की स्पेशल ओवरलैप घटना माना गया। लेकिन उसी शाम चेन रुओ ने फुसफुसाया, उस डर को याद करते हुए, एक कब्र से हड्डी वाले अंग हिंसा से बाहर निकले और एक स्थानीय आदमी को चीखते हुए नरम मिट्टी के नीचे खींच लिया और तुरंत सतह को सील कर दिया। गाड़ी अचानक तेज बारिश के बीच धीरे से रुक गई। उसकी हेडलाइट्स गीली सड़क से हल्की सी टकरा रही थीं। वो पहुंच चुके थे। वो क्वारंटीन किए गए गांव के प्रवेश द्वार पर थे, जो अब पूरी तरह से अजीब, एक जैसे भूरे रंग की कब्र के स्मारकों के बड़े क्षेत्र से घिरा हुआ था। बारिश ने चिकनी सतह को गीला कर दिया, जिससे वो फीके ऑब्सीडियन की तरह चमक रहे थे। जगह की पहचान करते हुए चेन रुओ ने फैंग यी से उसकी जांच के लिए कहा। उसने अपना दरवाज़ा खोला और अचानक आई ठंड में बाहर निकला। उसने उस परेशान करने वाले दृश्य का जायजा लिया और एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। वो कोई भी मजबूत या अनियमित स्पिरिचुअल सिग्नेचर बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था, जो आमतौर पर ए रैंक की घटना के साथ होती है। हवा अस्वाभाविक रूप से भारी थी, लेकिन स्पिरिचुअल रूप से सुस्त थी। जैसे ही वो तीनों धीरे धीरे उस मैदान से गुजरे जहां पत्थर अब एक बहुत ही हल्की, अंदर की वायलेट रोशनी के साथ धड़क रहे थे, चेन रुओ ने तेजी से बढ़ती गंभीरता समझाई। गंभीरता बहुत बढ़ गई है। पूरे यूए सिटी क्षेत्र में अचानक और ज्यादा स्मारक दिख रहे हैं। बीच बीच में हड्डी वाले अंग निकलते हैं, शिकारों को फंसाकर तुरंत कब्रों में खींच लेते हैं, बस गायब। उनके ठीक सामने स्मारकों की हैरान करने वाली तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए चेन रुओ ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। ये फैलाव बहुत ज़्यादा है। जब मैंने आखिरी बार ये जगह देखी थी, उसके बाद से 14 घंटे से भी कम समय में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फैंग यी के दिमाग ने तुरंत डेटा को प्रोसेस किया। नुकसान की दिखाई देने वाली हद के लिए घटना की केंद्रीय एनर्जी डेंसिटी हैरत अंगेज रूप से कम थी। उसने सोचा कि क्या ये कम मौजूदगी इसलिए है ताकि अनुभवी लोगों को झूठी सुरक्षा दी जा सके, या इसका कोई गहरा और ज़्यादा मुश्किल उद्देश्य है। उसने ये समझा कि लोगों को पकड़ने का तरीका सिर्फ पायनियर्स को नहीं, बल्कि लोकल्स को टारगेट करना साफ दिखाता है कि ये एक निर्धारित रिचुअल है, न कि सिर्फ आम शिकार।
वो एक पत्थर के पास रुका, अपनी हथेली उस ठंडी बारिश में भीगी सतह पर रखी। उसके छूने से वो बैंगनी रोशनी हल्की सी तेज हो गई। उसने एक जरूरी बुरा सच समझा। अनोमली कभी कभी बलि या आग लगाने का काम करते हैं ताकि एक बहुत बड़े और कई गुना ताकतवर दूसरे रूप को दोबारा जिंदा किया जा सके। ये एक हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, उसने धीरे से कहा, दर्दनाक इतिहास याद करते हुए। उसने ताइथाई की उस घटना का जिक्र किया जहां कमजोर चिरोप्टेरियन एंटिटीज ने लोगों को मारा था ताकि वो अपने अनोमली किंग को बुला सकें। चैन रुआ रुक गई। उसकी बात सुनकर वो बहुत घबरा गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं इन बुरे असरों पर ध्यान देते हुए। एक बलि? मतलब ये पूरी तबाही बलि, सैक्रिफाइस से हो रही है? उसने अपने हाथ मसले। उसने घबराहट में वो बात बताई जो उसने छुपा रखी थी। यहाँ के स्थानीय परंपरागत पहाड़ी लोगों ने इवैक्यूएशन से मना कर दिया है। वो लोग कल सुबह अपनी एक सांस्कृतिक रस्म, एक बहुत बड़ा स्थानीय जुलूस रख रहे हैं। आने वाले खतरे को समझकर उसकी आवाज टूट गई। अचानक उसने चिल्लाकर फैंगी के पीछे इशारा किया। वहां ये फिर हो रहा है। एक टूटी हुई हड्डी जैसी चीज जो अजीब बैंगनी रोशनी में चमक रही थी, फैंगी के ठीक सामने से गीली मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकली। उसने बिना किसी मेहनत के उस वार से खुद को बचा लिया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि एंटिटी की ताकत सिर्फ उतनी ही थी जितनी सोची थी, कमजोर बी लेवल। उसने अपनी आग वाली तलवार चमकती सुनहरी लाल ऊर्जा का झरना निकाली और उस अंग को एक ही सफाई से बीच से काट दिया। फिर भी उस कटे हुए अंग के गीली जमीन पर गिरने से पहले एक दूसरा बड़ा हड्डी का हाथ तुरंत मिट्टी से बाहर निकला और घबरा देने वाली ताकत से फैंगी का चमकता हथियार पकड़ लिया। फैंगी ने इस विकास को तेज व्यावहारिक ध्यान से देखा। पकड़ने वाला हाथ एक बहुत बड़े कई अंगों वाले हड्डियों के रक्षास मॉन्स्ट्रोसिटी से जुड़ा हुआ था, जो बाद में अपने पूरे ऊंचे शरीर को जमीन से बाहर खींच लाया। उसी समय पूरा मैदान फट पड़ा। सैकड़ों अतिरिक्त चलती फिरती हड्डियां, स्केलेटन्स, जो छोटी थीं लेकिन उतनी ही बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं, मिट्टी से निकल आईं और तेजी से सूचिंग यिंग और डरी हुई चैन रुआ दोनों को घेर लिया। ये लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? चैन रुआ ने अचानक हुए शोर में चिल्लाया, एक वार को रोकने के लिए ऊर्जा निकालते हुए। उसने हैरानी में पूछा कि ये घिनौनी चीजें फैंगी के जबरदस्त यांग शक्तियों एट्रीब्यूट से क्यों अप्रभावित, इम्पर्वियस लग रही हैं, जिनको आमतौर पर कमजोर यिन ऊर्जा वाले प्राणियों को जला देना चाहिए। कुछ ही सेकंड में चमकती बैंगनी पर्पल अनडेड का एक विशाल तड़पता हुआ झुंड पूरे इलाके पर हावी हो गया। उनकी संख्या बारिश की बूंदों से भी तेजी से बढ़ रही थी। परेशानी दिखाने के बजाय फैंगी के चेहरे पर एक हल्के, लगभग पढ़ाई वाले अंदाज में मुस्कुराहट थी। उसकी अंदरूनी हाइपोथेसिस की पुष्टि हो चुकी थी। ये एक निशाना बना हुआ जाल था, बहुत ही खास, लेकिन काम करने से पहले उसे सही जांच की जरूरत थी। उसने सोचा, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि इस काम में अचानक एक बहुत ही संतुष्ट करने वाला रहस्य आ गया है। इस हंगामे के बीच चेन रुओ ने अपने पास रखी छोटी चांदी की बांसुरी बजाई। हरे रंग की ऊर्जा, एनर्जी की लहरें निकाली, जिन्होंने उसको घेरे हुए स्केलेटन्स के बीच पल भर के लिए रास्ते बना दिए। उसने उनके खतरे को पहचाना। ये बड़े रैंक के नहीं हैं, उसने सूचिंगिंग से चिल्लाया, लेकिन सेंसरी इनपुट की पूरी कमी की वजह से ये लगातार हमला करते रहते हैं। दुखी होकर उसने उनकी संख्या में हो रही तेजी से बढ़ोतरी को पहचाना, ये समझते हुए कि आम तरीकों से इन्हें पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन लग रहा था। उसका आशावाद तुरंत कम हो गया, क्योंकि उसने डरते हुए सवाल किया कि क्या मशहूर सीलर खुद इस संख्या की श्रेष्ठता को पार नहीं कर सकता। उसकी मुश्किल को समझते हुए सूचिंगिंग सिर्फ फिजिकल स्पीड और तेज धक्कों पर निर्भर करते हुए कई स्केलेटन्स को एक तरफ धकेल दिया और अपनी सहेली को तुरंत हिम्मत बनाए रखने का निर्देश दिया। बिना किसी चेतावनी के सूचिंगिंग के अगला कदम उठाने से पहले उसने खुद को हड्डियों से नहीं बल्कि दहके हुए गहरे लाल रंग की आग के एक विशाल झोंके से घिरा हुआ पाया, जिसने आसपास के स्केलेटल एंटिटीज को तुरंत राख और भाप में बदल दिया। हैरान होकर वो पीछे हट गई, इस अचानक आई शक्ति की प्रकृति पर सवाल करते हुए। संघर्ष के केंद्र पर फैंग यी ने अपनी ट्वाइलाइट फायर डोमेन छोड़ दी। उज्जवल गहरे लाल रंग की ऊर्जा का एक विशाल गोला फट पड़ा, बारिश और अंधेरे को पीछे धकेल दिया। जब वो नए बने नरक के ऊपर चढ़ा, नीचे का दृश्य तुरंत एक नरक जैसी भट्टी में बदल गया, जिसने अनडेड सेनाओं को तेजी से चूर चूर कर दिया और उस अभिशापित जमीन को शुद्ध कर दिया। इस जबरदस्त शक्ति के एक्टिव होने से तुरंत एक जटिल अंदरूनी जांच प्रक्रिया शुरू हो गई। सिस्टम अलर्ट, एक अनोखा डेथ एट्रीब्यूट सिग्नेचर रजिस्टर हो गया है और उसको असिमिलेशन के लिए टैग किया गया है। एनालिसिस, ट्वाइलाइट फायर डोमेन इस समय इस खास यिन अलाइंड एट्रीब्यूट के लगातार असिमिलेशन में मदद कर रहा है। इसकी ऊर्जा को बदलकर यूजर के स्थापित यांग एट्रीब्यूट फाउंडेशन को स्पष्ट रूप से मजबूत कर रहा है। कन्फर्मेशन, एनहांसमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। फाउंडेशनल यांग कल्टीवेशन को 0.3% तक मजबूत किया गया है।